हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे जेनेटिक्स का। ठीक है, वीडियो उसी फॉर्मेट में देखना है कि हर एक स्टेटमेंट से पहले आपको वीडियो को रोकना है, इसके बाद में अपना आंसर लिखना है, फिर मैच करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पहला स्टेटमेंट हमारे पास में है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच ईयर। किस ईयर में उन्होंने अपना पब्लिश किया था वर्क। ठीक है, तो वो जो आंसर होगा वो 1865 होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है, इन 1900 थ्री साइंटिस्ट दैट इज द डीवरीज एंड कार्ल कॉरेंस एंड वॉन शेमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखो भाई, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि ये तीन साइंटिस्ट ने मेंडल्स के काम को रीडिस्कवर किया था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कि द कैरेक्टर्स विच आर सेलेक्टेड बाय द मॉर्गन फॉर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उनके जो जीन्स है वो किस उस पे प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं या फिर वाई वाले पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे उनके कैरेक्टर्स के जीन्स। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रट के बैठो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको याद रखना कि एक्स क्रोमोसोम पे उनके जीन्स प्रेजेंट थे जो भी मॉर्गन्स ने कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिंकेज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से हमारे पास में गलत हो जाने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जो डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स होता है ना वो रिकॉम्बिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट उतना ज्यादा बनेगा। ठीक है, लेकिन लिंकेज क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक मैपिंग गिवन बाय। कौन से साइंटिस्ट ने जेनेटिक मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था? ठीक है, तो ये जो था वो स्टुअर्ट वेंट ने दिया था। ठीक है, स्टुअर्ट वेंट ने कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक मैपिंग दिया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है, सेवंथ क्वेश्चन है, दैट इज द मॉर्गन्स डाइब्रिड क्रॉस आर नॉट सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय द मेंडल्स इन द पीस। ठीक है, मतलब कि मॉर्गन्स का डाइहाइब्रिड जो क्रॉस था वो सिमिलर नहीं होता मेंडल्स के डाइहाइब्रिड क्रॉस से। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखो भाई, ये किसी को लग सकता है कि सही है, बट लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो थे सिमिलर थे, है ना, नॉट सिमिलर बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी गई है, तो इसको आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कि रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज ऑफ वाइट आई मिनिएचर विंग्स फीमेल विद रेड आई नॉर्मल विंग्स मेल। ठीक है, तो कितना परसेंटेज था हमारे पास में? ठीक है, ये जो डाटा है ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज और पेरेंटल कितना था। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास में 37.2% होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डाटा डायरेक्टली पेपर में आ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में जो आता है, इन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट येलो बॉडी कलर आर डोमिनेंट ट्रेट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेंट नहीं था। ठीक है, दे आर नॉट डोमिनेंट। ठीक है भाई, दे आर रिसेसिव। फिर इसके बाद में 10th क्वेश्चन हमारे पास में आता है, दैट इज द ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन हाउ मैनी वीक्स। ठीक है, कितने वीक्स में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर? ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, 2 वीक्स में अपना कंप्लीट कर देता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। फिर इसके बाद में आता है कि फैक्टर अकर इन पेयर बट नॉट एज क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि दोनों ही पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि हैंकिंग डज नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स बॉडी, यानी कि जो एक्स बॉडी थी उसका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हैंकिंग। तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है? तो ध्यान रखना, ये बात एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि हैंकिंग ने उसके सिग्निफिकेंस को नहीं बता पाए थे, इस वजह से उन्होंने बोला कोई एक एक्स बॉडी होगी। ठीक है भाई, इसके बाद में
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है 13 पॉइंट की ग्रास ऊपर सो विच हेट्रोगेमिटी है ना, मेल या फिर फीमेल हेट्रोगेमिटी, एंड बर्ड्स सो विच टाइप ऑफ हेट्रोगेमिटी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक से कि कौन मेल हेट्रोगेमिटी शो करता है और कौन फीमेल हेट्रोगेमिटी शो करता है। इसके एग्जांपल्स एज इट इज याद होने चाहिए, पेपर में बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ग्रास ऊपर जो होता है हमारे पास में वो जो शो करता है दैट इज द मेल हेट्रोगेमिटी शो करता है, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं ये शो करता है फीमेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर प्रेजेंट इन विच एनिमल। ठीक है, किस एनिमल के अंदर में हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है हमारे पास में, हनी बी इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन कि जो मेल हनी बी होता है, मेल हनी बी ओनली हैव मदर बट फीमेल हनी बी हैव बोथ मदर एंड फादर। क्या ये बात सही है? देखो भाई बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ठीक है, 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं है कि जो मेल हनी बी होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ मदर होती है, लेकिन जो फीमेल हनी बी होती हैं, ठीक है, उनकी मदर भी होती हैं और उनके फादर भी होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है किसके मदर है किसके फादर है, तो उसको याद करके रखना। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट कि फीमेल यानी कि जो क्वीन होती है, जो वर्कर होते हैं, ठीक है, वो लीव एज डैश मतलब कि हैप्लोइडी या डिप्लोइडी इन हनीबीज, एंड मेल यानी कि जो ड्रोन होता है वो कैसे लीव करता है, यानी कि हैप्लोइडी या फिर डिप्लोइडी इन हनीबी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, जो फीमेल होता है वो डिप्लोइड कंडीशंस में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और जो मेल होता है हमारे पास में, ठीक है, वो हमारे पास में हैप्लोइड कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा 17th पॉइंट। ठीक है, कि एल्बिनिज्म एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि कौन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, कौन एक्स लिंक रिसेसिव होते हैं, कौन ऑटोसोमल मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन होता है, ये सब एग्जाम्पल्स है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक डिसऑर्डर टॉपिक से। ठीक है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बात है कि एल्बिनिज्म होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस दे आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, हम देख सकते हो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, फिनाइलकेटोनुरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, दे ऑल आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये याद होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीन फॉर द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, किस क्रोमोसोम नंबर पे सिकल सेल एनीमिया का जीन प्रेजेंट होता है, तो ये याद होना चाहिए कि वो 11 क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इन सिकल सेल एनीमिया देयर आर द कन्वर्जन ऑफ GUG टू GAG। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि वो GUG से GAG में कन्वर्ट हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में? तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो GAG होता है वो कन्वर्ट होता है GUG में, ना कि GUG GAG में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि इफ फादर इज अनअफेक्टेड एंड एट लीस्ट वन डॉटर इज अफेक्टेड देन डिजीज कैन नॉट बी एक्स रिसेसिव। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसमें देखो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लॉजिकल सोच करके देखना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है पूरी तरीके से सही है। ठीक है, कि अगर फादर अनअफेक्टेड है और एटलीस्ट वन डॉटर जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है, तो इसमें एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं हो सकता डिजीज। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन में बोला कि अगर मदर जो है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है, अगर मदर जो है वो अनअफेक्टेड है और एटलीस्ट वन सन जो है वो अफेक्टेड है, तो इस केस में डिजीज एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि लॉजिकल सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट ये घुमा करके चीजों को पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नाउ फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज अ क्वालिटेटिव एंड सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो देखो ये बात उल्टी लिखी हुई है, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, अपोजिट लिखा हुआ है कि थैलेसीमिया जो होता है हमारे पास में, ठीक है, थैलेसीमिया जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्वालिटेटिव होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फिनाइलकेटोनुरिया आर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये लाइन ही देख करके हमें पता चल जाना चाहिए कि ये फिनाइलकेटोनुरिया के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये बात पूरी तरीके से सही है। फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो बीटा थैलेसीमिया होता है इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ठीक है, कि बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो सिंगल जीन से कंट्रोल होता है और वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि इन डाउन सिंड्रोम में पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि क्या डाउन सिंड्रोम एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है? भाई एक ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं होता, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में देयर इज ए ट्राइसोमी ऑफ 21। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में चलते हैं कि फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द, है ना, ये हम सारे के सारे जो 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये हम डाउन सिंड्रोम्स के रिगार्डिंग ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या डाउन सिंड्रोम जो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लैंगडन डाउन इन 1966, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो भाई ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1966 नहीं होता है, 1866 होता है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज इज वन ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है, क्या डाउन सिंड्रोम में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलता है? बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा देखने को हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कि क्रोमोसोमल एबरेशन आर द मेजर कॉज ऑफ कैंसर। बिल्कुल एकदम फेमस लाइन है एनसीईआरटी की, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया आर द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया। फिर इसके बाद में आता है कि फेल्योर ऑफ द साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको पॉलीप्लॉइडी बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी का जो डेफिनेशन है इसको रिवर्स करके भी एग्जाम में दिया जा सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रूडिमेंट्री ओवरीज आर प्रेजेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो भाई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ओवरीज कहाँ से आ जाएगा, ठीक, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल अफेक्ट होते हैं, तो अगर मेल अफेक्ट होते हैं तो मेल में तो ओवरी होता ही नहीं होता, यानी कि ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि PAH जीन लोकेटेड ऑन अलोसोम। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी से घुमा करके लिखा गया है कि जो PAH जीन होते हैं, ठीक है, क्या वो अलोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो फिनाइल कीटोनुरिया की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें मतलब कि फिनाइल एलानिन में जो आप OH ग्रुप को ऐड, जो OH ग्रुप को ऐड करता है, जो एंजाइम इसको बोलते हैं ना PAH जीन, ठीक है ना। तो ये जो PAH जीन होता है क्या ये अलोसोम पे प्रेजेंट होता है? बिल्कुल गलत बात है, ये अलोसोम पे देखने को नहीं मिलता, ये ऑटोसोम पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फिनाइल कीटोनुरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, वहां से इसको हम लिंक करके इसको सही कर सकते थे, ठीक है। तो ये अलोसोम जो बात हो जाएगी वो गलत हो जाएगा, अलोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम को बोला जाता है, ठीक है भाई, इसलिए ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन इज अ म्यूटाजन। क्या एक यूवी रेडिएशन म्यूटाजन होता है? बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर ऑफ DNA कॉजेज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, 100% करेक्ट है, कोई डाउट नहीं इस चीज़ में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज द हीमोफिलिक फीमेल आर रेयर, ठीक है। क्या हीमोफिलिक फीमेल रेयर होती हैं? ये बात सही है गलत है? इसको सोचने वाली बात है, ठीक है, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। हीमोफिलिक फीमेल जो होती हैं वो रेयर होती हैं, ठीक है। इनका रीज़न जो है आप लोग खुद से एनसीईआरटी से मैच करिए, लिखिए और याद करिए, क्योंकि ये एक असर्शन रीजन में आ सकता है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है, दैट इज द HbA1 एंड HbA2 आर नॉट लिंक्ड जीन्स। क्या ये आपस में लिंक्ड जीन्स नहीं होती हैं? ठीक है, देखो भाई ये भी बात जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दे आर द लिंक जीन्स, ठीक है, दोनों आपस में कैसे होते हैं, लिंक जीन्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिसेसिव एलील, दैट इज द स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c, ठीक है, विल प्रोड्यूस मोर मेलानिन एंड हेंस डार्क स्किन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो भाई ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो जो रिसेसिव एलील है वो मतलब कि मोर मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, वो लेस मेलानिन प्रोड्यूस करेगा, तो डार्क स्किन नहीं हो सकती, इसलिए ठीक है, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाने वाला है। फिर इसके बाद में जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M, ठीक है। क्या ये बात सही है? तो ये जो डायग्राम दिया गया है मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पे सबसे नीचे लिखा गया है ये बात, ठीक है, तो इसको याद रखना कि ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट होता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो।